बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आरोग्य भारती के बारे में नहीं पता है। आरोग्य भारती का बहुत महत्वपूर्ण आयाम है जो ग्रास रूट पर काम है। समाज में जहाँ प्रशिक्षण देना है, स्वास्थ्य के प्रति जागृति पैदा करने का भी काम है, उसका अखिल भारतीय स्तर पर आरोग्य मित्र योजना एक आयाम है। सीधा समाज से जुड़ने का काम है। तो ये काम मेरे जिम्मे है, उसका मैं अखिल भारतीय प्रमुख हूँ। मेरा केंद्र फरीदाबाद में, हरियाणा में। नमस्कार, मैं सताक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं 90 सेकंड हेडलाइंस। अभी मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद के सेक्टर 19 के संघ कार्यालय में मिस्टर संजीवन जी के साथ। तो इलाज के साथ साथ स्वास्थ्य संस्कृति पर भी बहुत जोर देते हैं। महोदय 1986 से संघ के प्रचारक रहे हैं, साथ ही राजस्थान क्षेत्र और उत्तर क्षेत्र के संयोजक और वर्तमान में अखिल भारतीय के आरोग्य मित्र प्रमुख हैं। सर से आज हम जानेंगे आरोग्य भारती के बारे में, संघ के बारे में और स्वास्थ्य संस्कृति के बारे में। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आरोग्य भारती बनाने के पीछे आरएसएस का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? ऐसा है कि स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। हम परम वैभव प्राप्त करना चाहते हैं। सब प्रकार की प्रॉस्पेरिटी आने पर भी अगर समाज का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो ये संभव नहीं है। स्वस्थ समाज ही अपना वैभव ला सकता है। इसलिए हमारा कहना है, भारत का परम वैभव लौट कर आना है तो उसका मार्ग स्वास्थ्य से उखरी जाएगा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए आरोग्य भारती का गठन किया। पहले क्या था, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार की संस्थाएं काम करती थी। कहीं नस्यक के नाम से, कहीं विश्व आयुर्वेद परिषद के नाम से, कहीं एनएमओ के नाम से, अलग अलग दक्षिण भारत में भी प्रदेशों में स्वास्थ्य के प्रति समाज में अलग अलग संस्थाएं काम करती थी। तो 2 नवंबर 2002 कोच्चि में धनतेरस के दिन, जहाँ भगवान धन्वंतरी का जिस दिन जन्म हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ समुद्र मंथन के समय, काफ़ी लंबा चिंतन मंथन करने के बाद ये आवश्यकता महसूस हुई कि पूरे भारत में एक जैसा विषय ले जाने की आवश्यकता है। तो फिर एक आत्म संगठन होना चाहिए। तो आरोग्य भारती नाम का संगठन ये अस्तित्व में आया और 2002 में ये काम शुरू हुआ। तो अब पूरे भारतवर्ष के 92% जिलों में आरोग्य भारती का काम चल पड़ा है। 35% तो ब्लॉक में भी काम हो गया है और कहीं ग्राम की ओर बढ़ रहा है। 27 आयाम लेकर के आरोग्य भारती पूरे देश भर में काम कर रही है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब इतने बड़े स्तर पे आरोग्य भारती काम कर रहा है, बट एक्चुअल में मैंने कुछ लोगों से पूछा और उस अनुसार मैं मूलतः हिमाचल ज्वालॉजी के क्षेत्र से हूँ और पढ़ाई करने के बाद 86 से मैं संघ का प्रचारक हूँ। प्रचारक यानी पूरे परिवार को, समाज को परिवार समझ करके काम करने वाला, पूर्ण समर्पित इसको बोलते हैं। तो पहले मैं हिमाचल में सह प्रांत प्रचारक के नाते 10 वर्ष काम किया। उसके पश्चात उत्तर क्षेत्र में, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू, लेह, चंडीगढ़ का क्षेत्र, इसका शारीरिक विभाग था। और 1 वर्ष से मेरी योजना अब स्वास्थ्य विभाग है, आरोग्य भारती। तो राजस्थान क्षेत्र, इसके संगठन ने 3 प्रांत बनाए, उत्तर क्षेत्र के 5 है, 8 प्रांत और 2 यूटी का काम है। लेकिन इस वर्ष की योजना में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आरोग्य भारती के बारे में नहीं पता है, तो उन तक जागरूकता फैलाने के लिए क्या स्टेप लिए जाते हैं या आगे क्या लिए जाएंगे? ऐसा है कि ये पॉलिटिकल तो है नहीं, पत्रकार वार्ता से काम जाएगा। लोगों के व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन लाना है। तो हमारा मानना है कि कार्यकर्ता इसका आधार बनेगा। धीरे धीरे हमारा जो तंत्र है राष्ट्रव्यापी बन गया है। अभी हम इस कार्य को यानी व्यवस्थित कर रहे हैं। कोरोना कालखंड में जो भारत सरकार की आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी आई थी कि गर्म पानी पिएं, काढ़ा लें, योगा करें, स्वच्छता का ध्यान रखें, ना बड़ा तेज गर्म खाना खाएं, ना बहुत ठंडा खाएं, ये जो स्वस्थ जीवन शैली का आग्रह किया गया, इसमें कमाधिक आरोग्य भारती का ही विचार था पीछे। और आरोग्य भारती के नाम से हमने लाखों बंधु भगिनियों को काढ़ा वितरित किया। उसमें आरोग्य भारती का नाम चर्चा में खूब आया है। अब नाम तो लोग थोड़ा जानने लगे हैं, लेकिन इस काम को व्यवस्थित करने के लिए
ये आरोग्य भारती अब अपने संगठन तंत्र को मजबूत कर रही है। सही काम के लिए सही व्यक्ति मिल जाए, ऐसा आधार बनाकर व्यक्तियों के द्वारा इस काम को नीचे उतारना है। स्थायी काम खड़ा करना है, तात्कालिक प्रसिद्धि का नहीं है इसमें। इसलिए व्यवस्थित तरीके से हम समाज की ओर बढ़ रहे हैं। आरोग्य भारती और एनएमओ में क्या डिफरेंस है? एनएमओ जो है केवल एलोपैथी के डॉक्टरों के अंदर, वहाँ के स्टूडेंट्स के अंदर काम करती है, यानी एमबीबीएस छात्रों के अंदर या उसके जो शिक्षक हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, केवल मेडिकल एलोपैथी के अंदर काम करती है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी सुविधाओं को लेकर के उस क्षेत्र में क्या अच्छा हो सकता है केवल उसी क्षेत्र तक सीमित है। लेकिन आरोग्य भारती के सामने लक्ष्य है अपना संपूर्ण समाज स्वस्थ होना चाहिए, ना केवल डॉक्टर्स। आरोग्य भारती सभी प्रकार की पैथियों का साथ लेकर चलती है। उसमें एलोपैथी भी है, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी भी है, फिजियो भी है, यूनानी भी है, सोबा रिकबा भी है। जितने प्रकार की स्वास्थ्य की प्रणालियां हैं, आरोग्य भारती सबका साथ लेकर के स्वास्थ्य के प्रति ये काम कर रही है। ना केवल डॉक्टर्स, हमारा कहना जो नॉन मेडिकल्स हैं, जो डॉक्टर नहीं है, 70% तो ऐसे समाज के बंधु होंगे, उनको भी साथ लेकर स्वास्थ्य के प्रति जागृति पैदा करने के लिए आरोग्य भारती स्वास्थ्य का विषय लेकर आगे बढ़ रही है। क्या मैं आरोग्य भारती को ऐसे देख सकती हूँ कि ये भविष्य में प्राइवेट हॉस्पिटल को चुनौती देगा? हम किसी को चुनौती देने वाले नहीं हैं, हम तो सबका साथ ले करके समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, स्वस्थ होने के दो मार्ग हैं। एक तो व्यक्ति अस्वस्थ होने पर हॉस्पिटल जाता है और उपचार लेता है, अथवा वहाँ एडमिट होता है, उपचार लेता है। दूसरा भी मार्ग है, जिन कारणों से व्यक्ति बीमार होता है, वो कारण ही ना हो, उनके प्रति समाज को सजग कर दिया जाए, जागरूक कर दिया जाए, तो ये बहुत बड़ा काम होगा। प्राचीन समय में हमारे इस समाज में दादी नानी के नुस्खे जानते थे। घर में रखी हर रसोई की वस्तु, चाहे जीरा, धनिया, मसाले, दालचीनी आदि है, वो औषधियाँ हैं। हमारी माताएं उसके बारे में अच्छा जानती थी, तो छोटी मोटी बीमारियाँ वो उससे ठीक हो जाती थी। लेकिन आज रसोई जो है थोड़ा वो जागृति उसकी बहुत कम हो गई। इसका कारण है कि जो बीमार होता है उसका प्रेशर हॉस्पिटल पर पड़ता है। हम चाहते हैं फिर से रसोई जागरूक हो जाए और सभी पैथियों का साथ लेकर समाज को स्वास्थ्य के प्रति सजग किया जाए। रसोई को जागरूक कैसे किया जा सकता है, कुछ सुझाव? उसके लिए आरोग्य भारती अलग अलग प्रकार के आयाम लेकर चली है। एक हमने बोला है घरेलू उपचार। हम घरेलू उपचार एक आयाम है, उसमें हमारी जिला की टीम में, प्रांत की टीम में और बिल्कुल ग्रास रूट में ग्राम पंचायत है, चाहे वो विद्यालय हैं, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं या समाज के बंधु भगिनी हैं, हम घरेलू उपचार का प्रशिक्षण सबको देना चाहते हैं। हम स्कूलों में भी इसका शिक्षण देने के पक्ष में हैं और प्रयत्न कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि घरेलू उपचार यानी घर में रखी जो औषधियाँ हैं वो विद्यार्थी चाहे छात्र है चाहे छात्राएँ हैं, उनको नॉलेज होना चाहिए। तो छोटी मोटी कोई बात होगी तो वो अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि लेडी डॉक्टर लेकिन आयुर्वेद का विषय जानती है, क्योंकि माताएं रसोई को संभालती हैं, उनको जागरूक करना तो लेडी डॉक्टर आयुर्वेद की ज़्यादा इसके लिए भूमिका निभा सकती है। तो घरेलू उपचार इस नाते इसको लेते हैं। दूसरा, इसमें आयुर्वेद के कई बार डॉक्टर उनको थोड़ा अटपटा इसलिए लगता है कि ये सोशल मीडिया कुछ भी डाल देता है। हमारा कहना है ये उपचार नहीं है घरेलू उपचार, ये फर्स्ट एड है आयुर्वेद का। तो सबको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। अच्छा उपचार तो वैद्य ही, नाड़ी वैद्य, अच्छे तज्ञ ही करते हैं, लेकिन प्रथम कोई कष्ट होता है तो रसोई अच्छी भूमिका निभा सकती है। आयुर्वेद को आप बढ़ावा दे रहे हैं मतलब, और जैसे एक समाज में धारणा है कि आयुर्वेद बहुत धीरे धीरे काम करता है, उसके कंपैरिजन में एलोपैथी जल्दी काम कर देता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब लोगों का विश्वास कैसे आयुर्वेद तक आए? ऐसा नहीं है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कारण कुछ भी रहा है, उस समय एलोपैथी को भारत सरकार ने सोचा कि इसके द्वारा ही ज़्यादा अच्छा होगा, पर एलोपैथी की अपनी सीमाएं हैं, उनकी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन एलोपैथी ने आज पूरे विश्व के अंदर
कई क्षेत्रों में अच्छी पहुंच की है और एलोपैथी आगे बढ़ी है। लेकिन ये क्विक रिलीफ चाहिए, तुरंत इलाज चाहिए तो लोग एलोपैथी में जाते हैं। लेकिन रोग का पूरा निदान चाहिए तो फिर आयुर्वेद के मार्ग पर आना है। हमारे देश के अंदर न केवल आयुर्वेद, यहाँ अनेकों प्रकार की पैथियाँ समाज में रही हैं। स्वर विज्ञान भी यहाँ है, एक्यूप्रेशर भी है, भाव चिकित्सा भी यहाँ पर होती है और अकुपंक्चर से भी स्वास्थ्य ठीक होता है। आयुर्वेद भी है। लेह लद्दाख में मैं जाता हूँ तो सोबा रिकपा के नाम से आयुर्वेद का ही, लेकिन वहाँ की भाषा में बहुत अच्छे तरीके से उपचार की पद्धतियाँ चलती हैं। तो केवल एलोपैथी से नहीं, एलोपैथी भी अपनी भूमिका निभाती है, लेकिन आयुर्वेद भी है। मैं कहता हूँ कि जैसे अभी पित्ते में पत्थरी आती है तो मॉडर्न मेडिसिन दुनिया के अंदर कहीं भी उसकी पत्थरी को निकालने में सक्षम नहीं है। कल को हो जाएगी तो अच्छी बात होगी, लेकिन मेरे ध्यान में है कुछ वैद्य, नाड़ी वैद्य, आयुर्वेदाचार्य हैं, वो औषधियों के द्वारा कितनी बड़ी पथरी है वो पित्ते की पथरी को भी निकाल लेती है। तो भारत के अंदर आयुर्वेद बहुत उन्नत था। इसमें शल्य चिकित्सा भी होती थी, चरक सुश्रुत उसमें तज्ञ थे। लेकिन किसी कारण से 47 के बाद आयुर्वेद को गति देने में भारत सरकार थोड़ा पिछड़ गई, लेकिन 2014 से इसमें बहुत उठाव आया। मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ। 2014 में आयुर्वेद का दुनिया में $2 बिलियन का व्यवसाय था, जो गत वर्ष जुलाई 2024 में ये $24 बिलियन का व्यवसाय हो गया था। और अभी आप सर्च करेंगे तो 42 पॉइंट समथिंग बिलियन का व्यवसाय दुनिया में हो गया। रुझान बढ़ रहा है। और बताता हूँ, पहले किसी का बालक अगर BAMS आयुर्वेद की डॉक्टरी करता था तो पेरेंट्स बहुत धीरे से बताते थे मेरा बेटा आयुर्वेद पढ़ रहा है। लेकिन आज जो नीट क्वालिफाई करते हैं, इस बार हमने देखा जो टॉपर है वो भी आयुर्वेद पढ़ने लगा है। पूरे देश के अंदर आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है और आकर्षण भी बढ़ रहा है और उनको लग रहा है स्थायी अच्छा उपचार लेना है तो भारतीय इस स्वास्थ्य की प्रणालियों को अपनाने से ज़्यादा लाभ रहेगा। आरोग्य भारती सिर्फ इलाज नहीं करता बल्कि भारतीय मूल्यों को भी अपने साथ समाहित करता है। इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो एक और भी है कहना कि स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं है, स्वास्थ्य तो प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना है, ये भी है। आत्मा, इंद्रियों और मन भी प्रसन्न होना चाहिए। तो आरोग्य भारती ने एक आयाम रखा है, अध्यात्म से स्वास्थ्य। ये अध्यात्म से स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? यानी व्यक्ति गुस्सा करता है तो उसका लीवर खराब होता है, पेट खराब होता है, उसके किडनी पर असर आता है, तनाव आता है तो कई बीमारियां आती हैं। यानी किसी कारण से अंदर नेगेटिविटी आई तो शरीर पर सीधा असर होता है। इसलिए हमारा कहना है पॉजिटिव सोचने से भी स्वास्थ्य ठीक होता है। अभी जैसे हमारे समाज में तिलक लगाते हैं, तिलक लगाने के भी देखिए, भगवान को तिलक इस अनामिका से लगाते हैं, अपने को बड़ी उंगली से, पिंड को लगाना तो इससे, अतिथि को लगाना अंगूठे से लगाते हैं। इसके भी अलग अलग करंट धारें रहती हैं। माला पहनते हैं तो उसका भी अपना अलग प्रभाव है। कोई रुद्राक्षी पहनता है, कोई तुलसी की, चांदी की, सोने की। शरीर पर ग्रहों के हिसाब से उसका स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। और इतना नहीं, जनेऊ पहनते हैं, उसका भी स्वास्थ्य पर असर है। बच्चों को मुंदरी पहनाते हैं, माताएं बिच्छू पहनती है, पैरी पहनती हैं पाँव में, उसका भी स्वास्थ्य पर असर है। हवन यज्ञ करते हैं, उसका भी स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव। परिक्रमा मंदिर में हम बाएं से दाएं करते हैं क्लॉकवाइज, व्रत अनुष्ठान करते हैं, सूर्य चंद्र को अर्घ्य देते हैं। ये तो कर्म कांड के मार्ग हैं। परंतु अध्यात्म क्या कहता है? हमारा कहता है कि जनता जनार्दन है। तो जनार्दन का मतलब परमात्मा है, तो परमात्मा को स्वस्थ रख के ही हम अच्छा है। लेकिन आज मैटीरियलिस्टिक सोच आई, वेस्टर्न कल्चर आ गया जो स्वार्थ देखता है, कंज्यूमरिज्म आ गया। इसलिए व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जनता को भी बीमार करने में पीछे नहीं हट रहा। जैसे यूरिया डाल रहा है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन फल और बेलों को दे रहा है तो जहर बन रहा है। और इतना नहीं, कहीं कहीं तो क्या अधिकांश देखने में मिल रहा है, दूध और पनीर भी केमिकल घोलकर बना रहा है। यानी भगवान को मारकर स्वयं समृद्ध होना चाहता है व्यक्ति। ये भारतीय मूल्यों से हटकर है। इसलिए आरोग्य भारती चाहती है
जो भारतीय मूल्य है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय है, वसुधैव कुटुम्बकम में है। सृष्टि मात्र जड़ चेतन में उसी ब्रह्म को देखना है, तो सबको ठीक रखने से ही, तो इसलिए आरोग्य भारती भारतीय मूल्यों पर आधारित चिकित्सा शास्त्र को ही आगे बढ़ाने की बात करती है, क्योंकि सबके अंदर वही परमात्मा है। और इस प्रकार से पूंजीवाद को भी आरोग्य भारती कहीं ना कहीं दबा रही है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि युवा और युवती के लिए आरोग्य भारती में क्या रोजगार के अवसर है? देखिए, हम किसी को दबाने की बात नहीं करते, आपने शब्द प्रयोग किया। हम तो सबके अंदर उसी परमात्मा के दर्शन करते हैं, सभी सुखे रहें। कोई हमारे लिए कोई भी अछूत पराया नहीं है, और आरोग्य भारती के लिए कोई विपक्ष भी नहीं है। इसमें किसी जाति का, मजहब का, उम्र का कोई भेद नहीं है, अर्थ का भेद नहीं है। जन्म ले रहा शिशु और अंतिम सांस ले रहा व्यक्ति, उसको स्वास्थ्य चाहिए। ना केवल मनुष्य को, प्राणियों को और वनस्पति को भी स्वस्थ रखने से हम स्वस्थ रहेंगे। इसमें रोजगार का सवाल ही नहीं है। जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो वो अच्छा काम कर सकता है। रुग्ण व्यक्ति रोटी भी नहीं खा सकता, पूजा नहीं कर सकता और काम भी नहीं कर सकता, यानी कुछ भी नहीं। कभी कभी तो निराश होकर आत्महत्या करता है। रोजगार तो तब होगा जब व्यक्ति स्वस्थ होगा। इसलिए हम कह रहे हैं स्वस्थ व्यक्ति होगा तो धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम मूलम आरोग्यम उत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भारतीय पुरुषार्थ के 4 मेन भाग हैं। इनकी प्राप्ति अगर हमने करनी है तो भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। रोजगार तो बाद की बात है, स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। महिलाओं को सशक्त बनाने के पीछे किन प्रकार के आयाम आरोग्य भारती में देखे जा सकते हैं? महिलाओं का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। देखिए, WHO क्या कह रहा है कि भारत का सर्वे किया उन्होंने और दुनिया का भी, कि जो गर्भवती माताएं हैं 90% एनीमिया का शिकार है और 20% उनमें से तो डेथ हो जाती है। हम विद्यालयों में जब स्वास्थ्य परीक्षण करने जाते हैं तो पाते हैं अधिकांश बेटियां एनीमिया का शिकार है। कारण वातावरण बन गया, मोटापा नहीं होना चाहिए। इसलिए कभी कभी मैं आंखों देखी बता रहा हूँ, दूध और लस्सी को भी कपड़े से छान कर पीती हैं, कहीं मलाई और मक्खन अंदर ना चला जाए, तो स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? तो माताओं का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो अच्छा है। हमारा ये कहना है कि रसोई को वो संभालती हैं, पर्यावरण को वो देखने वाली है, घर की बच्चों की दिनचर्या वो देखती है, घर का पॉजिटिव वातावरण उनके हाथ में होता है। माताएं अगर स्वस्थ, पॉजिटिव और घरेलू उपचार को जान जाएंगी तो पूरे परिवार को स्वस्थ बना सकती हैं, और माताएं स्वस्थ होंगी तो देश के विकास में बहुत अच्छा योगदान कर सकती है। आरोग्य भारती वन संवर्धन किस प्रकार से करता है? ऐसा है, हमारा ये कहना है कि देखिए, वनौषधियाँ नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जिसकी औषधि ना बनती हो। परंतु आज वातावरण कैसा हो गया, मैंने अभी कहा कि आरोग्य भारती ये देख रही है और भारत सरकार प्रयत्न कर रही है कि आयुर्वेद का दुनिया में बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन मैं पहाड़ी के क्षेत्र में जाता हूँ, ग्रामीण में जाता हूँ, वहाँ लोगों के घर आंगन में, पहाड़ों में वनौषधियाँ हैं, लोगों को परिचय नहीं रहा, इसलिए वो उनको उखाड़ रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और घर आंगन में जीवन देने वाली औषधियाँ उनको उखाड़ देते हैं, खरपतवार समझते हैं। तो आरोग्य भारती ने एक आयाम रखा है कि जो वनौषधियाँ उनका परिचय कम अधिक सारे समाज को होना चाहिए। जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनके अध्यापक बच्चों को लेकर दूर दराज गोवा आदि बड़े पुराने स्थानों पर एजुकेशनल टूर में ले जाते हैं। हमारा मानना है हर जिले में, हर क्षेत्र में भारत सरकार और मंत्रालय और समाज के बंधु अच्छे अच्छे हर्बल गार्डन लगाएं और स्कूल के बच्चों को वहां ले जाकर उन पौधों का परिचय कराएं। ना केवल परिचय, औषधीय गुण, उनका उपयोग का परिचय कराएंगे तो बच्चे घर आंगन में, बालकोनी में, छत में, जितनी जगह है वनौषधीय पौधों को स्थान देने लगेंगे। इससे ऑक्सीजन भी मिलेगी, घर में पॉजिटिव ऊर्जा दृष्टि भी मिलेगी और हमारा समाज अच्छा रहेगा। अगर वनौषधियों की हमने रक्षा नहीं की तो किसी भी पैथी को ले लो, दवाई तो औषधियों से, वनौषधियों से बननी है और इनकी रक्षा होनी चाहिए। इसलिए आरोग्य भारती वनौषधियों के प्रचार प्रसार के लिए बहुत प्रयत्न करती है।
5 वन औषधियों के बारे में बताइए जिनका सेवन करना आसान हो और उन्हें प्राप्त करना भी मतलब क्यों यहाँ तो बहुत हैं, लेकिन मैं 5 ऐसे जनता के लिए कमाल है। देखिए हमारे यहाँ तुलसी तो सभी जानते हैं, पुदीना भी बहुत अच्छा है, और लहसुन तो रामबन औषधि है। किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जॉइंट पेन है, तो लहसुन से ज़्यादा कच्चा लहसुन अगर सुबह एक कली छिलका उतार कर खाना शुरू करें, जॉइंट पेन गायब हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल में लाभ देगा। धनिया जो है थायराइड के लिए कितना अच्छा है ये। मेथी शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी है। इतनी एलोवेरा जो है कितना इम्यूनिटी बूस्ट करता है, कोरोना काल में उसका महत्व लोगों ने देखा ही है। यहाँ एक और मैं बनौषधि कहता हूँ, लोगों को शायद मालूम होगा, एक भूमि आंवला है, छोटा सा पौधा होता है और उसके नीचे छोटे छोटे आंवले जैसे पौधे लगे होते हैं। वो लीवर के लिए सबसे महत्वपूर्ण औषधि है। उसका जूस अगर हम रेगुलर लेते हैं हमारा लीवर ठीक हो जाएगा। यानी हमारे समाज के अंदर कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं है जिसका औषधीय उपयोग ना तो। मैंने अभी भी कहा नास्ति मूलम मन औषधम, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जिसका कोई दवाई ना बनती हो। अयोग्य पुरुष हो कोई नहीं होता है, केवल योजक उसको जानकर उपयोग करने वालों की कमी है। आरोग्य भारती ये जानकारी समाज में ले जाने के लिए संकल्पित है। आजकल लीवर सिरोसिस की एक समस्या बहुत आम बन चुकी है और बहुत कम उम्र के लोगों को भी हो रहा है, या फिर लीवर फैट का। तो इसके पीछे क्या कारण है, किस प्रकार की विकृत जीवन शैली है जिम्मेदार? देखिए, हमारे समाज के अंदर एक फास्ट फूड चल पड़ा है जिसको जंक फूड भी हम कह सकते हैं। कहने को चीन की डिशेस हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, नूडल, मैगी, चाउमीन, अंकल चिप्स, कुरकुरे, लेकिन बनाने वाली कंपनियां अमेरिका की हैं, बड़ी बड़ी। अब दिल्ली देखिए, मेट्रो पर, बड़े बड़े मॉल्स में, चौराहों पर अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां ये फास्ट फूड के क्षेत्र में काम कर रही है। और मैं देखा हूँ कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में भी बच्चे वहाँ जो खाना है वो खाना नहीं खाते जो भारतीय व्यंजन है, वो फास्ट फूड खा रहे हैं। रात का भी खाना जो क्वार्टर्स में रहे फास्ट फूड का ऑर्डर दे रहे हैं। और इसका परिणाम क्या है, उनका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैट, मोटापा बढ़ रहा है। और इतना नहीं, एक और बता देता हूँ, जापान की एक कंपनी है अजीनोमोटो जो साल्ट बनाती है। जापान और चीन में उस पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन भारत में ये जो चाइनीस डिश आ रही है इसमें यही पड़ता है। अंकल चिप्स, कुरकुरे में भी यही पड़ रहा है। और डॉक्टरों का ये कहना है कि गर्भवती माताएं इसको खाएंगी तो उनको बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी उनके इस गर्भवती काल में, इसलिए उनके लिए टोटली मना किया गया है। ये जो अजीनोमोटो है ये मनुष्यों की नई पीढ़ी की आयु भी कम कर रहा है और ये सब बीमारियां आ रही हैं, जॉइंट पेन से लेकर बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल इसमें। इसलिए जंक फूड से बचना चाहिए। एक और मैं कहता हूँ, जब ये भारत के अंदर ये अमेरिका की फास्ट फूड वाली कंपनियां काम कर रही है, करोड़ों रुपया हमारा विदेश जा रहा है। भारतीय व्यंजन बहुत पौष्टिक है, लेकिन ये जो फास्ट फूड में इसमें शुगर भी ज़्यादा है, नमक भी ज़्यादा होता है। और ये नमक तो वैसे ही खतरनाक है जो अजीनोमोटो नाम का है। और इससे भारतीय नई पीढ़ी का नहीं, बुजुर्ग भी कहते हैं हमने मैगी खानी है, क्योंकि एडिक्शन हो जाती है इससे। कुरकुरे हाथ को लगाओ, जब तक तो पूरा लिफाफा खाली ना हो तो वो कभी हाथ पीछे हटता ही नहीं है। इसके कारण फास्ट फूड से पैसा तो विदेश जा रहा है। भारतीय व्यंजन जो पौष्टिक है वो हमारे नज़र से क्या, लोगों को धीरे धीरे वो बनाना भी लोग छोड़ देंगे। और जो बीमार होते हैं तो हम दवाइयाँ खाते हैं, वो भी मल्टीनेशनल कंपनीज की है, तो वो भी पैसा फिर भारत से विदेश चला जाता है। यानी स्वास्थ्य बिगड़ने से डबल नुकसान होता है। व्यक्ति सरकारी जॉब कर रहा है तो देश के विकास में योगदान करता है, बीमार हो गया तो वो घर में सोता है, घर के सदस्य भी सेवा लगते, उसका भी विकास रुकता है। और इतना नहीं, सरकार उल्टा पैसा देती है स्वास्थ्य के लिए, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी डेवलपमेंट के हिसाब से। तो कितना बड़ा नुकसान फास्ट फूड का। आज हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोकल को वोकल करेंगे। अमेरिका जैसे भारत को
जरूर से ज़्यादा अंधाधुंध टैक्स लगाकर पीछे करना चाह रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा भारत स्वतंत्र देश है, हम अपने लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। तो भारतीय युवतियाँ, बच्चे, जवान, सभी समाज के नागरिकों से मेरा भी निवेदन है, भारतीय व्यंजन बहुत पौष्टिक है, हम उनका सेवन करें। फास्ट फूड, जंक फूड से बचेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, भारत समृद्ध भी होगा। सर, आपका पसंदीदा रोग मुक्त रसोई नुस्खा क्या है? तो पसंदीदा हमारे लिए सारे नुस्खे पसंदीदा ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है रसोई के बारे में, विरुद्ध आहार नहीं खाना चाहिए। अब विरुद्ध आहार के बारे में आम समाज भी नहीं जानते और बड़े बड़े तज्ञ लोग भी नहीं जान रहे हैं इसका अर्थ क्या है। तो ऐसा विरुद्ध आहार का मतलब है, देखिए, कांसे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में खट्टी चीज़ रखे तो आधे घंटे के बाद खाने लायक नहीं बचती है। ऐसे में 2-3 कॉम्बिनेशन बताता हूँ। उड़द की दाल के साथ अगर हम दही खाते हैं तो 15-20 मिनट लगते हैं, बीपी 20 से 25 डिग्री एकदम ऊपर चढ़ जाता है, कान गर्म हो जाते हैं। तो अगर स्वास्थ्य ठीक रखना है तो उड़द खा रहे हैं तो दही नहीं खाना। लेकिन बाज़ार में दही बल्ला चलता है, वो तो 90% उड़द की दाल का है, चने की दाल का, मूंगी की दाल का है तो चलेगा। अगर उड़द की दाल का भल्ला है तो चटनी से खाना चाहिए, दही लस्सी से परहेज करना चाहिए। ऐसे ही हरियाणा में विशेषकर और पूरे देश में भी है, अनभिज्ञता हो गई। दूध के साथ नमक, प्याज, मूली, कटहल, मांसाहार, बैंगन, जामुन खाएंगे, स्किन के रोग आते हैं। वो क्या है? फोड़ी, फिंसी, दाद, खुजली, सोराइसिस, फुलबेरी। सोराइसिस चमड़ी खुश्क होती है और धीरे 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 उसमें जख्म हो जाते हैं। कोड़ियों के हाथ देखे हैं, उसका दर्द तो वही महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक जो दूसरी बीमारी है फुलबेरी, हाथ पैर चेहरा शरीर सफ़ेद हो जाता, इसकी दर्द तो उन माता पिता से पूछना, बच्चे बहुत अच्छे हैं, फुलबेरी होगी तो रिश्ता खोजना भी मुश्किल है। और एक और बताता हूँ, भिंडी अच्छी है, उसके साथ भी दही खाया तो भी स्किन के रोग आते हैं। करेले के साथ दही खाने से भी स्किन के रोग आते हैं। करेला और दही लंबा समय खाएंगे एक साथ तो भी स्किन के रोग आते हैं। और दही के साथ प्याज खाया तो भी स्किन के रोग आते हैं। आज क्या होता है, सलाद बना दिया है, इस प्याज को खाने में प्याज रखते हैं, साथ में दही भी दे देते हैं, तो फिर इसके कारण से वो स्किन के रोग आएंगे ही आएंगे। और भी है बहुत सारे, जैसे मटर पनीर, मशरूम पनीर, सभी जगह पनीर है। और घर में जाते हैं तो एकदम पनीर की भुर्जिया बनाते हैं। वो पनीर तो दूध का ही एक गुच्छा मात्र है, उसमें नमक भी पड़ रहा है, प्याज भी पड़ रहा है, 3 दुश्मन एक साथ जाते हैं, स्किन खराब होती है। आम खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीते तो इतना बड़ा फूड पॉइजन होता कि डेथ हो जाती है। बुजुर्ग बोलते थे शहद और घी बराबर मात्रा में नहीं, असमान मात्रा में खाना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत बीमारियां होती हैं। सलाद में भी टमाटर और खीरा एक साथ नहीं खाना चाहिए, पेट खराब होता है। और भिंडी के सब्जी के साथ मूली का सलाद खाएंगे तो भी पेट खराब होता है। और इतना नहीं, गाजर के सलाद पर नींबू निचोड़ दिया तो भी पेट खराब होता है। तो गूगल में आप सर्च करेंगे और भी कई मार्ग निकल आए हैं, पर इमीडिएट तो अच्छे अच्छे वैद्यों ने, मैंने देखा है, बहुत अच्छी जानकारियाँ डाली हैं इसके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। ये घरेलू उपचार नहीं है, ये आयुर्वेदिक भारतीय शास्त्र है। हमारे आयुर्वेद में इस पर शोध हुए, किस औषधि के अंदर कौन से तत्व है, किसके साथ क्या खाने से लाभ होगा, क्या ना खाने से और क्या खा लेने से नुकसान है। इसलिए मेल होना चाहिए। आज देखिए खाना बनाते हैं, माताएं बड़े श्रद्धा से अच्छा खाना बनाती है, लेकिन साथ में खीर ले आती है। अब खाने में तो नमक होता है, प्याज होता है और खीर में दूध है। सेवियां बनाती है, पहले पानी से बन जाती थी, अब उसमें भी दूध डाल देती है। उनका कौन माता चाहती है हमारे परिवार के सदस्य अतिथि बीमार हो जाएं, चमड़ी के रोगी हो जाएं, लेकिन अज्ञानता के कारण ये सब हो रहा है। इसलिए मेरा ये कहना है कि रसोई जागरूक होनी चाहिए। माताएं फिर से अपने इस आयुर्वेद के भोजन विज्ञान को अच्छा समझ लेंगी, हमारे बच्चे भी समझ लेंगे, अन्य भी, तो हमारा जो इन बीमारियां जो हमारे अज्ञानता के कारण से पैदा हो रही हैं, इसका प्रेशर हॉस्पिटल में आ रहा है, हॉस्पिटल का प्रेशर कम हो जाएगा और डॉक्टर भी प्रति रोगी ज़्यादा समय दे पाएंगे तो ज़्यादा भला होगा।
चीनी का क्या भूमिका है? ये स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारक है या फिर हानिकारक है? ये जो चीनी है ना, बनती तो गुड़ से ही है, पर उसमें केमिकल डालते हैं सफ़ेद करने के लिए, और ये केमिकल बीपी शुगर का बेस बनता है। ना केवल चीनी है और भी है, जैसे रिफाइंड है, बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद रिफाइंड बनता है। ये भी बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल जॉइंट पेन को बढ़ाने वाला है। इसलिए चीनी नहीं है तो मैदा भी ये शुगर को बढ़ाता है। और इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, रिफाइंड है, मैदा है, चीनी है, ये इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। और टाटा नमक जो है, मैं कहता हूँ साल्ट, आज एक चैलेंज हो गया ना बीपी शुगर, तो एक समय में भारतीय नमक होता था, तो उन कंपनियों ने अपना काम चलाने के लिए आयोडाइज्ड नमक बोला है, लेकिन इसका नेचर बदल गया। ये जो साल्ट है, टाटा नमक आयोडाइज्ड है, ये एसिडिक हो गया। इसको खाने से एसिड की मात्रा बढ़ती है, इसका नेचर बदल गया। हमारे को 80% वस्तुएं एल्केलाइन चाहिए, क्षारीय चाहिए, तो ये भी सफ़ेद है, तो ये भी बीपी शुगर बढ़ाता है। इसलिए भारतीय जो सेंधा नमक है उसका उपयोग करेंगे तो बीपी शुगर नहीं बढ़ेगा। इसलिए मेरा आग्रह है, सफ़ेद चीज़ें ये चारों अगर इसका हम परहेज करें, जिनका शुगर का रोग है, एकदम शुगर अगर 400 है 200 पर आ जाएगी बिना दवाई खाए। बाकी कुछ और भी नुस्खे हैं, उसके मेरा अनुभव है, हमने जिनकी शुगर 500 थी, हमने कुछ मार्ग बताए, शुगर खत्म हो गई, व्यक्ति स्वस्थ हो गया। यदि कोई चीनी नहीं खाना चाहे तो उसके लिए चीनी का विकल्प क्या हो सकता है? ये गुड़ है ना, और जो लाल वाली शक्कर है, हरियाणा में सफ़ेद वाली शक्कर नहीं होती है, उसको खांड और दूसरे बोलते हैं। जो भी सफ़ेद है उसमें केमिकल है, लेकिन जो गुड़ लाल होता है ना, ऐसी जो लाल वाली शक्कर है उसको खा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गुड़ लगातार सेवन करने से, क्योंकि उसमें पाचन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो इंसान बहुत पतला होने लगता है, ऐसा मैंने देखा है। मनुष्य? हाँ, नहीं, गुड़ कोई पतला लगातार सेवन करने के, ऐसा मनुष्य मेरा। पतला और मोटा होता है थायराइड के बिगड़ने से, अच्छा। है ना जी। हाइपर थायराइड होता है, या तो पतला हो जाएगा या मोटा हो जाएगा। अगर थायराइड हमारा ठीक है तो कुछ नहीं होता है, हमारा पाचन तंत्र है तो अच्छा है। वो व्यक्ति स्वस्थ है तो इसका आधार मोटा और पतला नहीं है, उसके अंदर क्षमता कितनी है, पाचन शक्ति कितनी है उसकी, जो खाया हजम हो रहा है वो स्वस्थ है, काम कर सकता है, तो बहुत अच्छा है। स्टील बॉडी तो सबसे अच्छी मानी जाती है। इसलिए मोटा पतले का सवाल नहीं है, स्वस्थ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियोस देखा है कि चीनी को सफ़ेद करने के पीछे, जैसे आपने कहा केमिकल, तो मैंने यूट्यूब पे ही देखा है कि चीनी जो है उसको सफ़ेद करने के पीछे कारण ये है कि उसको हड्डी के चूरे से साफ़ किया जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है और इस पर आपका क्या ख्याल है? ये तो आप फैक्ट्रियों में जाके देखिए, सच्चाई होगी तभी स्वर आता है। उसमें बहुत सारी दवाइयों में ऐसा उपयोग कर रहे हैं। मैं तो कोई मैगी वगैरह बनती है, इसका ज़रा बारीकी से देखेंगे तो स्वप्न में भी इसको नहीं खाएंगे। तो ये बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मैं सीधा कह रहा है, समाज में एकदम नेगेटिव स्वर नहीं जाना चाहिए। अध्ययन करने वाले इसका अध्ययन करें कि चीनी के पीछे कौन सी हड्डियों का चूरा डाला जाता है, तो लोग खाएंगे नहीं। गुड़ जो है वो शुद्ध है, तभी कहा जाता है। जो भारतीय नमक है व्रत में खाते हैं, शुद्ध है, इसलिए उसका आग्रह किया जाता है कि व्रत है तो इस सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट से हम बच जाएं। तो समाज के अंदर पॉजिटिविटी आनी चाहिए, भी स्वास्थ्य का आधार है, इसलिए नेगेटिव बातों की हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोचें और शुद्ध चीज़ों का हम सेवन करें। जंक फूड नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी ने 5000 वर्ष पहले स्वास्थ्य का मंत्र दिया है, उसको सभी को जानना चाहिए। उन्होंने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःखः। हमारा आहार अच्छा होना चाहिए। आहार का मतलब मटर पनीर खाना नहीं है। तामसिक भोजन खाएंगे, बासी सड़ा पड़ा मांसाहार और विषय लाज का जंक फूड, फास्ट फूड, तो मनुष्य राक्षस प्रवृत्ति का बनता है। राजसिक खाएंगे तो रोज नहीं है, ये पचा ही नहीं सकते, कभी कभी तो संभव है, तो मनुष्य के अंदर वो दिखावा अहंकार पनपता है। सात्विक भोजन की बात की है, जो सुपाच्य है और ताज़ा है, न गर्म है न ठंडा न सड़ा पड़ा है, शुद्ध ताज़ा खाना चाहिए। आहार अच्छा है तो हमारा व्यवहार भी अच्छा होता है। और दूसरी बात है, जितनी शरीर में क्षमता है उतना ही काम लेना चाहिए।
क्षमता से ज़्यादा ओवर वर्क लेंगे तो हम बीमार हो जाते हैं। समय से सोना, समय से उठना भगवान कह रहे हैं, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है और हर काम को कुशलता से कर सकता है। इसलिए हमारा आहार अच्छा रहना चाहिए, ये भगवान कृष्ण ने भी जोर दिया। अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल का डिमांड है कि व्यक्ति सोशल मीडिया बहुत यूज़ करे, कभी काम के पर्पज़ से, ऑल्दो कई बार ऐसा होता है कि लोग बिना बिना किसी रीज़न के भी यूज़ करते हैं, बट सोशल मीडिया यूज़ करने की वजह से व्यक्ति का मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ जा रहा है, या फिर वो कोई कार्य जो है वो एकाग्र मन से नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हमारा ये कहना है, एक शब्द है एडिक्शन। तो आरोग्य भारती एक आयाम लेकर चली है कि व्यसन मुक्ति होनी चाहिए। व्यसन का मतलब डी एडिक्शन होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर बार बार लेने की, बार बार देखने की आवश्यकता है, तो सभी ने समझना चाहिए हम एडिक्टेड हो गए। ज़्यादा खाना खाने की बार बार इच्छा है तो भी एडिक्शन है। मोबाइल को बार बार देखने की इच्छा होती है तो भी एडिक्शन है। और कोई भी चीज़ अति सर्वत्र वर्जित, कोई भी चीज़ लिमिट से आगे लेते हैं तो समझो एडिक्शन हो गई है। इसलिए इससे बचना चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं, आप जानते हैं इस मोबाइल से कितनी खतरनाक रेज आती है। मोबाइल तकिए के पास रात को नहीं रखना चाहिए। छोटे बच्चे बार बार उसको देखेंगे, आप देखेंगे मोबाइल सुनते हैं, आधा घंटा 1 घंटा बार बार देखें तो कान गर्म हो जाता है। इसलिए इससे बचना चाहिए। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया, रात के 12-1 बज जाते हैं, देखते 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 पता नहीं लगता है कितने बज गए। ये भी एडिक्शन हो जाती है। इसके कारण हमारे शरीर का मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब होता है, यानी शरीर की क्षमता खत्म हो जाती है। आँखों पर, दिमाग पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और प्रकृति भी ये चाहती है कि रात को शरीर ने आराम करना चाहिए, तो सोशल मीडिया इससे दूर ले जाता है। तो बहुत सारे बच्चे और माताएं और बुजुर्ग अनिद्रा का शिकार हो गए। इसलिए मर्यादित देखना चाहिए। एक और मैं बताता हूँ, आजकल खाना खाते समय भी लोगों को समय नहीं है, गाड़ी चला रहे हैं तो भी कान में मोबाइल लगा कर चले होते हैं। इससे बचना चाहिए। और जब बिल्कुल बैटरी डेड होने को आई ना, सबसे खतरनाक बड़ी तिखी रेस छोड़ता है ये मोबाइल। तो समय से उसको चार्ज भी करना चाहिए, 0 तक नहीं ले जाना चाहिए, इसको भी देखना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मर्यादित उपयोग करना चाहिए। जहाँ तक संभव है जेब में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो जितने शरीर के जहाँ जितना ऑर्गन के निकट रहता नहीं है मोबाइल, वहाँ अपना असर करता है। इसलिए सोशल मीडिया अच्छा है, अच्छी जानकारियाँ भी हैं उसमें, लेकिन सोशल मीडिया यानी इसका अगर हम ठीक ढंग से उपयोग नहीं करेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट हमारे तन पर, मन पर, बुद्धि पर, स्वास्थ्य पर इसका गलत प्रभाव भी पड़ता है। अगला मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो लोग बाहर रहते हैं मतलब जॉब के लिए, और जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, उनके पास ऑप्शन मतलब कम ही होता है, लिमिटेड होता है, और उनको एक ही खाना मतलब क्योंकि वीक वाइज ऐसे होता है कि ये खाना इस दिन मिलेगा। तो इन लोगों के लिए क्या एक बैलेंस डाइट या फिर एक ऑप्शन हो सकता है, मतलब कुछ नया बैलेंस डाइट, अच्छा आहार? नहीं, बैलेंस डाइट तो हमारे घर से, हम सभी गांव से गए हैं, शहर से गए हैं, माताएं खाना बनाती हैं, उनको मालूम है कौन सा खाना है। लेकिन उनको मेरा इतना निवेदन है कि इस फास्ट फूड का अध्ययन करें, अजीनोमोटो नाम के साल्ट का अध्ययन करें और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं। किसी को आपने देखा है क्या मार्केट में जाकर कि पेस्टिसाइड्स की दुकान पर गया, चूहा मार दवाई, मक्खी मार दवाई खरीद कर चाटते देखा है क्या? वो सबको मालूम है कि ये जहर है। तो इसलिए चाहे हॉस्टल में रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, अगर ये हमारे व्यक्तित्व को, स्वास्थ्य को, मन को, तन को मलिन और विकृत और बीमार कर रहा है तो बचना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति का व्यक्तित्व ही अच्छा होता है, वही देश समाज के लिए अच्छा योगदान कर सकता है। हाँ, कभी कभी खा लिया उसमें तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ये रोज़ का जो फास्ट फूड खाना है ना, ये सब खराब कर रहा है। इसलिए इससे बचना चाहिए। इससे भी बड़ी बात अगर मैं बोलूँ, स्वास्थ्य का बात भी छोड़ दो, हमें भारत के प्रति सोचना है। अपना भारत एक अच्छा मजबूत सुदृढ़ देश होना चाहिए ना। विदेशी कंपनी आकर अंकल चिप्स बनाकर बेचें, अमेरिका अपना व्यापार इधर करे और अमेरिका के बॉस भारत पर तरह तरह के टैक्स लगाए, तो भारत के अंदर थोड़ा तो स्वाभिमान होना चाहिए ना नई पीढ़ी में।
इसलिए स्वास्थ्य भी ठीक रखना और उनसे बचना है। भारतीय जो व्यंजन हैं बहुत पौष्टिक और स्वादिष्ट हैं, माताओं ने जो बनाए, मैं कहता हूँ लड़कियाँ नहीं लड़कों को भी खाना आना चाहिए। हम जब कॉलेज पढ़ते थे हम अपना खाना खुद बनाते थे। जहाँ भी जाते हैं इस फास्ट फूड से हम कोशिश करते बचे रहना चाहिए, तो बाकी भी बच सकते हैं। आलसी आदमी के पास समय नहीं होता है, जो मेहनती होता है ना, समय की कदर जानता है, वो रास्ता निकाल लेता है। लेकिन दुर्भाग्य है आज पति पत्नी दोनों कमाते हैं, शाम को घर आते हैं, कौन खाना बनाए, ऑर्डर दे देते हैं और वो टिफ़िन आता है बेमेल खाना, विरुद्ध आहार, सड़ा पड़ा आता है, उसको खाते तो बीमार होते हैं। और बनाने वाले के मन का भी परिवार के स्वास्थ्य पर असर होता है, परिवार भी टूटते हैं। इसलिए मेरा बहनों से सबसे निवेदन है मिलकर ताज़ा खाना खाएं। और एक और मैं साथ कह दूं, साथ साथ घर में फ्रिज जो है वो स्वास्थ्य बहुत बिगाड़ता है। फ्रिज के अंदर कभी भी भूल कर प्याज छील कर, लहसुन, अदरक नहीं रखना चाहिए। इससे इतनी वो फफूंद पैदा होती है, वो टाइफाइड का कारण, रोगों का कारण बन जाती है। आटा गूंद कर हमारी बहनें ज़्यादा गूंद लेती है, 2 दिन 3 दिन उसी को चलाती है, ये भी रोग का कारण है। इसलिए चावल भी पके हुए उसके अंदर नहीं रखना चाहिए। ये वास्तव में फ्रिज बना था दवाइयों को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन अब ये स्टोर बना दिया तो ये भी स्वास्थ्य बिगड़ने का कारण है। इसलिए अपना खाना ताज़ा बनाकर खाना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा आटा गूंद लिया, ताज़ा फुल्का बना लिया, 2 दिन का आटा गूंद कर रख लेते हैं, वो अब जहर हो जाता है। इसलिए थोड़ा बचना भी चाहिए। ऐसा है कि मनुष्य को स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। उसमें है कि समय पर उठना है, सूर्योदय से तो पहले उठ जाना चाहिए, तो उसका पेट साफ होगा। देरी से उठेगा तो पेट साफ नहीं होगा। स्नान समय से करना चाहिए, ठीक ढंग से, उसका भी नियम है। और इतना नहीं, रोज़ व्यायाम जीवन में जोड़ना चाहिए। विरुद्ध आहार से बचना चाहिए, समय से सोना, समय से उठना चाहिए, और अपना मन शांत रहे और परोपकारी रहे। तो ज़रूर ये मन में विचार लेकर के सृष्टि को कोई अदृश्य शक्ति, जिसको हम परमात्मा बोलते, उनके सामने 5 मिनट बैठकर थोड़ा ध्यान करना चाहिए। तो व्यक्ति मेंटल स्ट्रेस से भी मुक्त रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आहार शुद्ध रहेगा, विकृत नहीं खाएंगे, स्वस्थ जीवन शैली, पॉजिटिव सोचेंगे। तो नई पीढ़ी को मेरा आग्रह है और बड़े बुजुर्गों से भी आग्रह है, सकारात्मक सोच लेकर समाज में चलें। और निश्चित तौर पर आज जो स्वास्थ्य की, मैं बोलूँ, गाड़ी पटरी से उतर रही है ना, ये लाइन पर आ जाएगी और भारत की समृद्धि में स्वस्थ व्यक्ति अच्छा योगदान कर सकेगा। आपने मुझे अपने विचार आपके सामने रखने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और क्वेश्चन पूछूंगी एंड बाद में ऐड कर देना। आरोग्य भारती योग को किस प्रकार से बढ़ावा देता है? योग के लिए हमारा कहना है, योग तो एक जोड़ने की बात है। योग केवल आसन नहीं है, योग केवल प्राणायाम नहीं है, ये अष्टांग योग है। तो यम नियम है, आसन है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रारंभ यम और नियम से होता है। ये मॉरल वैल्यूज़ है, ये स्कूलों में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, समाज में सबको मालूम होना चाहिए। लेकिन आज प्रचार तो हो रहा है, लेकिन आसन और प्राणायाम का। यम का मतलब सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये मूल्य हैं। ये सामाजिक अनुशासन है। समाज में रहते हुए ही इन मूल्यों का टेस्ट होता है कि मेरे अंदर इसकी गुणवत्ता कितनी आई है। मैं सत्य बोलूँगा तभी होगा ना जब समाज होगा, मैं ब्रह्मचारी होगा तभी सिद्ध होगा ना इस समाज होगा, अकेले तो क्या होगा। ऐसे जो दूसरा भाग है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम में आता है इस योग के अंदर। तो ये व्यक्तिगत जीवन की साधना का विषय है। शौच मुझे पवित्र होना तन मन वाणी से, संतोष भी मुझे करना जो मुझे पास, मेरे पास शरीर है, धन है, मन है, मेरे व्यक्तिगत जीवन है। तप भी मुझे करना जो मैं काम स्वीकार किया पूर्ण समर्पण से करता रहूँ हर परिस्थिति में। ईश्वर प्रणिधान है, ईश्वर के प्रति समर्पित होकर काम करना। तो ऐसे जो ये स्वाध्याय करना, तो केवल स्वाध्याय पुस्तक नहीं, अपने विचार व्यवहार का भी स्वाध्याय करना, ये व्यक्तिगत साधना का विषय है। जहाँ योग का विषय है, योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, व्यक्ति को व्यक्ति से, व्यक्ति को परिवार से, परिवार को समाज से, समाज को इस सृष्टि से जोड़ने का नाम है। जब हम योग को जीवन का पाठ बनाते हैं
तो राग, द्वेष, घृणा, प्रेम, स्नेह आत्मीयता में बदल जाती है। समाज में एकात्मता का, प्रेम का वातावरण बनता है, जहाँ समाज का ये व्यक्ति योग करने से स्वयं स्वस्थ रहकर मानसिक आनंद का अनुभव करेगा। समाज में भी ये पॉजिटिविटी जाएगी। घर घर में जो सास, बहू, दरानी, जेठानी, पड़ोस के साथ ये जो प्रतिस्पर्धा है ना, ये खत्म हो जाएगी, सहकार में बदल जाएगी। तो बहुत योग जो है भारतीय एक जीवन का आधार है, सबको इसको अपनाना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं कहना चाहूँगी कि एक स्वस्थ व्यक्ति का शरीर ही उसका मंदिर होता है, और एक स्वस्थ शरीर से ही एक सशक्त समाज का और एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा।